औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 7वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं। देखने में ये आ रहा है कि हमारे माशरे में आजकल लोगों में बर्दाश्त की बहुत कमी हो गई, ख़ास तौर पे नौजवानों में। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसकी छोटी सी बात पर आप सीखपा हो जाते हैं। अगर हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में देखें तो आम शाहराहों पे हमें लोग लड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि वो रोज़े की हालत में है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है, हम अपने अंदर कैसे बर्दाश्त ला सकते हैं, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। हमारी दूसरी मेहमान सुमेरा खान, ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं अपनी मेहमानों की जानिब। है ना, आपसे शुरू करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना होता है तो हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि खाएं क्या ना खाएं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो डाइट कर रहे होते हैं तो वही बड़ा परेशान रहते हैं कि क्या खाएं, क्योंकि जो हमारी शेफ़ हैं वो तो हमें इतनी हैवी चीज़ें खिलाती हैं कि हम फिर डाइट कर नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाए रमज़ानुल मुबारक में कि जिससे वेट भी ना इतना बढ़े और काम भी हो जाए? सबसे पहले तो अपनी शेफ़ पे इल्ज़ाम ना दिया जाए, क्योंकि खाना आपने, उनका काम तो पकाना है, क्योंकि उनको तो दुनिया को दिखाना है। यहाँ बात आती है सब्र की, कि अगर आपको अपनी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है और रमज़ान के रोज़ों का असल फ़ायदा उठाना है तो फिर सब्र से काम लेना है, रिवायती खानों से दूर रहना है। क्योंकि रमज़ान जब आता है तो वो सिर्फ हमारी रूह को तो डिटॉक्स कर रहा होता है, क्योंकि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। तो क्यों ना हम उसके पूरे भरपूर फ़ायदे उठा सकें, अंदर से अपने आप को क्लेंस कर सकें। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों चीज़ों की क्लेंजिंग का नाम रमज़ान है। तो इस तरह साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं रोज़े के। अब जब अफ्तार का एंड वक्त आता है तो वो जो पूरे हमने बेनिफिट्स हमारी बॉडी ने लिए होते हैं, जो पूरी डिटॉक्स मोड में गई होती है 16 से 17 घंटे के फास्ट के बाद, अफ्तार के वक्त हम सब तबाह कर देते हैं। वहाँ हमसे सब्र नहीं होता, हम रिवायती खानों की तरफ चले जाते हैं। क्या करें उस वक्त भी? बॉयल एग खाएं क्या? बिल्कुल। अच्छा चलें, बॉयल एग की बात छोड़ें, बॉयल्ड एग ना खाएं आप, ठीक है ना। आप एक सौंफ, किशमिश और ज़ीरे का कहवा तकरीबन हर टीवी चैनल्स पे, जब से रमज़ान शुरू होने से ही तकरीबन हफ्ता 15 दिन पहले मैंने बहुत से लोगों को इसकी रेसिपी बताई। आज फिर बता देती हूँ कि 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 5 से 7 अदद इलायची और 5 से 7 अदद इसी तरह किशमिश आपने 2 ग्लास पानी में बॉईल कर लेनी है। हल्का नीम गर्म पानी के कहवे से आपने इफ्तार करना है खजूर के साथ। ये इफ्तार करें और इसके बाद टर्न बाय टर्न, या तो फॉर एग्जांपल या तो 1 प्याला चने की चाट ले लें, या 1 बोल आप भर के फ्रूट सैलड ले लें, या आपने अगर कोई खाना ही खाना है तो उसको ऑयल फ्री हेल्दी वे में बनवा के आप खाएं, क्योंकि आपको मेंटेन करना है ना अपने आप को और बॉडी को फायदा भी देना है ऑब्वियसली। अच्छा, ये जो आपने कहवा बताया, इसको पीने से क्या फायदा होगा? इसको पीने से सबसे पहली बात है कि आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का वो जो मोड है तो इससे एक्सक्रीट हो जाएंगे, सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे और बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देगा। आप बाज़ार के शरबत से बच जाएंगे, सोडा ड्रिंक से बच जाएंगे, एक्स्ट्रा शुगर जो कि इफ्तार के वक्त हम शरबत की शक्ल में ले रहे होते हैं उससे बच जाएंगे। कोई ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसी चीज़ बताए ना कि जी जिसमें पकोड़े भी खा सकें, समोसे भी खा सकें। देखिए इंसान तो है ना, पूरे महीने इंतजार करने के बाद आप उसको बोल दें कि जी ये सौंफ का कहवा पी ले, ठीक है वो तो पी लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ बताएं कि वो भी खा ले और थोड़ा फिट भी रहे। चलें ठीक है, एतदाल, हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एतदाल से खाएं, ठीक है ना, बेसब्रे ना हो जाएं। आज का तो टॉपिक ही हमारा सब्र है, तो सब्र के साथ अगर चलें, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 2 से 3 पकौड़े खा लिए जाएं, बेहतर है। पूरी प्लेट रोज भर के अपनी बॉडी में डालना, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट अप्रोच। डेफिनेटली फिर और भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, इतना ऑयल जा रहा है आपकी बॉडी में। आप ये देखें कि एक हमारी पूरी बॉडी फास्ट पर है, रेस्ट पर है 16-17 घंटे, और हमने अचानक हमारी बॉडी को शॉक कर दिया। क्लीन करने की जगह हमने उसको शॉक में डाल दिया। आप ये देखें कि रिवायती खाने खाने की वजह से क्या हम और आप ये सुनते हैं कि रमज़ान आया और हमने वेट लूज़ भी कर लिया, हेल्थ भी अच्छी हो गई, स्किन भी ग्लो कर रही है, नहीं सुनते ना। हम तो ये सुनते हैं कि रमज़ान आते ही आज तबीयत ख़राब है, आज एसिडिटी हो रही है, भारीपन हो रहा है, नींद ज़्यादा आती है, थकावट बहुत होती है।
कोलेस्ट्रॉल लोगों का हाई हो जाता है, किडनी के पेशेंट परेशान होकर घूम रहे होते हैं, लिवर प्रॉब्लम हो रही होती है। तो किसी भी एक चीज़ का इशू हम सॉल्व नहीं कर सके रमज़ान में। आखिर रमज़ान रोज़े रखो और सेहत पाओ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हम तो सेहत नहीं पा रहे क्योंकि हम जी, गलत अप्रोच कर रहे हैं। ये जो इन्होंने बात की है ठीक है, क्योंकि आपको अगर खाना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप रमज़ानों में समोसे पकोड़े बिल्कुल ही ना खाएं। लेकिन वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी बड़ी प्लेट भर के खा रहे हो और रोज़ खा रहे, तो जब रोज़ खाते रहेंगे तो जमा होता रहेगा और फिर आप रमज़ानों में वर्कआउट भी नहीं कर पाते। पहले आपके रूटीन्स कुछ अप एंड डाउन होते हैं, इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिना यहाँ पे और भी बहुत सवाल करेंगे। इस वक्त सुमेरा भी हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, ऑनलाइन की जब बात करें, आजकल हर कोई चाह रहा है कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर लें, लेकिन हमें सही डायरेक्शंस नहीं पता कि कैसे किया जाए। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बेसिकली ऑनलाइन बिज़नेस कहने में तो बड़ा आसान है, बट सेम टाइम पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अगर आप स्टार्ट में थोड़ा आराम से, सुकून से पहले अपनी वर्किंग करें ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से ख़ुद भी बच जाते हैं। और जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने अपने क्लाइंट्स के थ्रू ही आगे बढ़ना है। अगर आप उनकी सेटिस्फेक्शन को नहीं देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके बेसिक क्वेश्चंस को ही आंसर नहीं कर पाएंगे और ख़ुद भी फंस जाएंगे और उनके लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें ये है कि पहले तो आपने वर्किंग करनी है अपनी, आपने किस टाइप का स्टॉक और किस तरह के कस्टमर्स के डील करना है, क्योंकि आप किसी कस्टमर को नो नहीं कह सकते हैं कभी भी। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं आपको डील नहीं कर सकती क्योंकि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, आपने हर कैटेगरी के कस्टमर को साथ लेके चलना है। मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है, 7 साल पहले मैंने अपना बिज़नेस बनाने का सोचा। वो इस तरीके से कि मैं ख़ुद शूज़ की बड़ी शौकीन हूँ। मुझे बहुत डिफरेंट किस्म के अच्छे यूनिक कलर्स और इस तरह के जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं मिलते हैं, हमें मतलब नज़र भी नहीं आते नॉर्मली, तो मुझे उनका बड़ा शौक़ था। और वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में बड़े अच्छे अच्छे आपको फैक्ट्रीज़ हैं, तो हमारे पास नहीं है इतनी सहूलियात ऐसी कि यहाँ पर हम अपने लोकली मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी से हम परचेजिंग कर सकें या उनसे बनवा सकें। हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं। तो बेसिकली चाइना से मैंने अपने लिए पहले मंगवाने शुरू किए, मैंने ऐसे स्टार्ट लिया। उसके बाद ये आइडिया मेरे माइंड में आया कि जब मैं अपने लिए एक चीज़ इंपोर्ट कर सकती हूँ, मतलब बेसिकली पाकिस्तान में इंपोर्ट भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आपको कस्टम में बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, आपको आइडिया नहीं होता, आपने जो परचेजिंग की है वो 2000 की और वहाँ पर आके प्रोडक्ट आपका एक स्टक हुआ और अचानक से कस्टम वाले ने आपको कहा कि भाई आप 6000 रुपये अब मुझे भी दें, फिर अपना 2000 का प्रोडक्ट ले जाएं। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम एक होता है। तो मैं इसके लिए भी कह रही हूँ कि पहले आप सुमेरा मुझे ये बताइएगा कि ये तो अभी हमारे वो सवाल है जो आगे भी आपसे करेंगे। जी जी जी। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए क्या बहुत सारे पैसे होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जब आपने स्टार्ट लिया तो उस वक्त आपकी कंडीशन क्या थी और क्या जहन में आया? क्या आप पहले उससे पहले जॉब करती थी गालिबन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, जरा जर्नी बताइएगा। बेसिकली हमारा एक जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है हर इंसान का, वो ये होता है पढ़ाई कंप्लीट करें और फिर जॉब करनी है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये होता है कि चलें भी MBA कर रहे हैं तो साथ साथ जॉब कर लें, लेकिन लड़कियों का ज़्यादा फोकस पढ़ाई की तरफ, आपको पता है लड़कियां ज़रा ज़्यादा पढ़ाई में होती हैं, वो फोकस ज़्यादा करी होती है। तो MBA किया, उसके बाद जॉब स्टार्ट की। जॉब का ये होता है, हमें भी पता है पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से कंपनीज चल रही हैं, तो बेसिकली ना सैलरीज इतनी है और जो सैलरीज मिलती हैं लोगों को उनमें आना जाना और सारे बाकी एक्सपेंसेस वो तो ख़त्म हो जाता है। लड़कियां ज़्यादातर वो अपने कपड़े और जूतों पे बाकी जो बचता है वो लगा देती हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो यहाँ से एक होता है कि आपके दिमाग में आता है कि यार नहीं, इस सैलरी में कुछ नहीं होना है, अगर आपने कुछ करना है कुछ तो और करें, कुछ और करें। जी, तो बिज़नेस का आइडिया वहाँ से भी आया कि भाई बिज़नेस कर लेते हैं। अब पैसों की जहाँ तक बात है तो नहीं जी, पैसे बिल्कुल, मेरी 24,000 7 साल पहले सैलरी थी और मैंने एक सोचा कि मैंने कहा ये 24,000 से ही मैं कुछ इसी को इन्वेस्ट करती हूँ। और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जो प्रोडक्ट मैं अपने लिए खुद परचेजिंग कर रही होती हूँ, ऑब्वियसली वो फेक नहीं होते, ठीक है। वो आप लोग, मैं वही कह रही हूँ, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने उनको डिटेल देनी है कि ये प्रोडक्ट इस तरह का है, इसकी ये प्राइजेस है आपके। मैंने इस तरह से स्टार्ट किया कि मैंने कस्टमर्स को पहले अपने ही प्रोडक्ट्स दिखाए जो मैं अपने लिए परचेजिंग कर रही थी, उन चीज़ों की मैंने उनको दिखाया। और उसके बाद जो हमारे चाइनीज़ वेंडर्स होते हैं जो वहाँ से हमें प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान भिजवाते हैं,
वो हमें पिक्चर्स शेयर करते हैं, ऑब्वियसली उनकी फैक्ट्रीज़ की जो पिक्चर्स होती हैं। तो मैंने क्या किया कि 75% अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्लूड की और 25% क्लाइंट से उनकी अमाउंट्स तक की। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जिस तरह फेक आप कह सकते हैं ना कि पेजेस बनते हैं, फेक पेजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कॉन्सेप्ट लोगों का, और मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लेता, बट बहुत फेक पेजेस हैं। इस पर भी हम बिल्कुल मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबा आज क्या बना रही हैं? आज कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे, क्या बना रही हैं आज? ये हैं फ्राइड चिकन विंग्स विद बारबेक्यू ग्लेज। ओके, किस तरह बनते हैं भाई? हमने वैसे खाए तो हैं, लेकिन आप कुछ ज़्यादा डिफरेंट बनाती होंगी, तो ये बनते किस तरह? अच्छा, तो इसके अंदर पहले तो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है चिकन को। बहुत ज़्यादा जो हमारा एक्सेप्टेबल फ्लेवर है चिकन का फ्राई करने का वो टिक्का है, तो इसमें टिक्का बोटी मसाला है और दही के अंदर मैरिनेशन है। उसके बाद सेकंड स्टेप जब आप उसको मैदे से कवर करते हैं उसमें भी मसाला है। उसमें कौन सा मसाला है? वही है सेम मसाला जो बाज़ारों में आम मिलता है। यस यस। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है जी? उसके बाद बस आपने इसको इधर अंडे में कोट करना है और मैदे में कोट करना है और फ्राई करना है। अच्छा, ये क्यों उसको अंडे में क्यों पहले कोट करते हैं फिर मैदे में? इसके रीजंस क्या है? यस, गुड क्वेश्चन। इसीलिए कि जो उसकी जो क्रंची लेयर ऊपर होती है ना वो स्टिक कर जाए। ओके, yes, ये जो नहीं एक तो क्रंच आ रहा होता है। यस, नहीं तो वो टूट टूट के भी बाज दफा गिर रहा होता है तेल में जो लेयर्स, वो ना हो, वो स्टिक रहे उसके ऊपर और क्रंच आपकी चिकन के साथ हो। ठीक है, ये लड़के भी बना सकते हैं? यस, लड़के बनाते हैं। लड़कों के लिए प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, और ये जो आपने सॉसेज रखी नहीं, ये क्या है जरा? ये फिर जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं ग्लेज बनाऊंगी जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, हनी है और बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, इसको किस तरह डालेंगे? किस तरह इसकी क्वांटिटी बस होती है? मैंने इसको नहीं हीट अप करना है थोड़ा सा, बस इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करना है। उसके बाद चिकन पे ड्रिजल कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोगों को बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर नहीं पसंद होता है, जो कि मैंने सर्व करके देखा है कि बाज़ लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है इस तरह से चिकन के ऊपर, तो आप एज डिप साइड पे रख के दे दें। कुछ जिनको पसंद होता है वो कवर। और आते हैं अपने मौजू की जानिब पर। डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर, आपकी जानिब आते हैं। शुरू में मैंने कहा कि जी बर्दाश्त बहुत अब कम हो चुकी है, वजह क्या समझती हैं आप? क्या वक्त ऐसा चल रहा है, हालात की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं, बेरोज़गारी की वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं? तो ज़रा सी बात होती है और हमारा गुस्सा आसमान पर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो मैं समझती हूँ हर दौर में 1439 साल पहले जो हालात थे, आज भी जो बर्बरियत, जो जंगें उस ज़माने में लड़ी जाती थी, आज भी हम उसको सुनते हैं, उसकी कैफियत को सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए हैं उस अरब कौम पर, तो पहले से वहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है, जिस तरह अब हम कह रहे हैं ना अदम बर्दाश्त, कि बर्दाश्त की कमी है या बर्दाश्त है ही नहीं, तो यही सिचुएशन थी। और छोटी से छोटी बात पर, मसलन अरबों में रिवाज था कि घोड़ों की रेस लगानी है। अब जिसका घोड़ा आगे निकल गया, दूसरा अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता और उसके अंदर इतनी खार पैदा हो जाती है कि उस पर जंग शुरू होती है, और वो जंगें 50 ईयर्स, समटाइम्स 100 ईयर्स तक वो जंगें चली हैं। बाप की जंग बेटा लड़ता था, फिर आगे नस्लें भी लड़ा करती थी। कभी अपने जानवरों को पानी पिलाना है, ज़ाहिर उस ज़माने में वो तालाब से या जो नहरें हैं वहाँ से पानी पिलाना है, इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई कि तुमने अपने जानवर को पहले पानी क्यों पिलाया, पहले मुझे पानी पिलाना था। वो लड़ाइयाँ सदियों तक चलती रही। यानी कि आपका कहना ये है कि ये पहले से ये हमेशा से था। शैतान जिस दिन से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको मोहलत दे दी है, उसके कुछ टूल्स हैं। उसने वादा किया है कि अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दें तो मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, तन्हा अपने लश्कर के साथ। तो ये शैतान के टूल्स जो हैं उनमें से एक है गुस्सा, या जिसको हम कहें अदम बर्दाश्त, कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते, आप अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर सकते, आपकी अगर कोई किसी ने बुराई कर दी है उस तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कोई आपकी इस्लाह करना चाहता है तो उस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसने कैसे मेरी बुराई को पॉइंट आउट कर दिया। तो अल्लाह के हबीब ने उस कौम को जो छोटी छोटी बातों पर, देखिए ये तो थोड़ा हमारे यहाँ तो सिर्फ हाथापाई होती है, कभी कभी जान लेने तक भी मामला आ जाता है, वहाँ तो आप देखिए 50 ईयर्स 100 ईयर्स के लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही, वो ख़ानदान दर ख़ानदान उस लड़ाई को निभा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त अवेयरनेस की हम ये कह सकते हैं कि कमी थी, एक ज़ाहिर दौर जहालत था जब तो बेटियों को भी
पैदा होते ही दफना देते थे। अब हमें सारी चीज़ें पता चलती जा रही हैं, हम वक्त के साथ अवेयर होते जा रहे हैं। लेकिन वही वाली बात फिर आती है कि चले वो तो एक बहुत बड़े लेवल पे होता था कि ये घोड़े की रेस में 50 साल 100 साल लड़ाई हो गई। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो गई। बड़ों का एहतराम, जैसे आप ही ने कहा कि अगर कोई बात गलत कर देता है, किसी की कोई बुराई बता देता है, तो वो लड़के जब तक अपना गुस्सा नहीं उतारेगा तब तक नहीं होगा। तो देखिए इसमें फिर वही चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि अल्लाह के हबीब जब तशरीफ़ लाए तो वो क्यों तशरीफ़ लाए, उनके दुनिया में मबूस होने का मकसद क्या था। खुद आप फरमाते हैं बोइस्तु ली उतम्मा मकारमल अखलाक, कि मुझे तो भेजा ही इसलिए गया है कि मैं बेहतरीन अखलाक की तामील कर दूं, तकमील कर दूं, तो मैं बेहतरीन इंसान बना दूं। अल्लाह के भी नमाज सिखाने के लिए नहीं, ज़िक्र सिखाने के लिए नहीं, इंसानियत सिखाने के लिए आए। ये नमाज और ये ज़िक्र तो उसमें हमें सपोर्ट करते हैं, यानी ये सपोर्टिव है। मेन मकसद है अच्छा इंसान बनना। इबादत अच्छा इंसान बनने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। तो बात ये थी कि अल्लाह के हबीब ने उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसा अफू, ऐसा दरगुजर, और अपनी हयात से एग्जाम्पल्स सेट की। उसके बाद वही जो मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि देखिए तरबियत बदल देती है। तरबियत ने कैसा बदला कि वो कौमें जो एक दूसरे की छोटी छोटी बात पर जान लेने के लिए राज़ी हो जाती थी, अब तरबियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो ऐसे बदल गई हैं कि वो एक दूसरे पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तबूक के मौके पर, दीगर गज़वात के मौके पर कितनी प्यारी रिवायात हैं सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में कि एक ज़ख्मी है, उनका कोई अजीज़ रिश्तेदार उनको पानी पिलाने के लिए जाता है, वो पानी मांग रहे हैं तो बराबर से एक और ज़ख्मी की आवाज़ आती है, तो ये कहते हैं कि मुझे रहने दो, उसे पानी पिला दो, शायद उसकी प्यास मुझसे ज़्यादा है। वो उनकी तरफ चला जाता है, एक और की कराहने की आवाज़ आती है, वो कहते हैं मेरी प्यास शायद इतनी नहीं है, ये उसे पानी पिला दो। वो तीसरे के पास पहुंचते हैं, वो शहीद हो गया। वो दूसरे के पास वापस आए, वो भी शहीद हो चुका था। वो पहले के पास वापस आए, वो भी शहीद हो चुका था। तो ये वो कौम है, तरबियत से ये ऐसी बदल गई। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि फिर आज ये तरबियत ऐसी क्यों नहीं हो सकती, तो उसके लिए दो पॉइंट्स हैं। एक तो आज तरबियत पे फोकस, और एक हमारे किरदार भी तो वैसे हो ना। वो जो किरदार तरबियत करने वाला था, पहले अपनी मिसाल पेश की, बाद में दूसरे को नसीहत की। अभी तो ये होता है कि हमें जो तरबियत दे रहा होता है उसके 50 पॉइंट बच्चे निकाल के ले आते हैं कि जी ये क्या नहीं। अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अफू दरगुजर कीजिए। अभी आप मेरी कोई बुराई निकालिए तो यहीं पर मेरा अफू दरगुजर का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो हमारा मसला ये है कि पहले हमारी ज़ुबान में तासीर आती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कितना मुहावरा मशहूर है कि बच्चे भी, अब आपने वो छोटे से बच्चे को देखा है, वो कभी इस साइड पे देख रहा है, कभी उस साइड पे देख रहा है, वो उन्हें कॉपी कर रहा है। ये उसको बता नहीं रहे, वो देख रहा है, सीख रहा है। कहने से नहीं सीखेगा, देखकर सीखेगा। बताते रहिए, मत करें उसके सामने। देखती हूँ कितने दिन में प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बात बिल्कुल तो बात यह है कि अमल, अमली मिसाल, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जिंदगी अमली मिसाल है, उसको देखते जाओ और फॉलो करते जाओ। बिल्कुल जी, ये बात ठीक है कि हम अगर अपने बात करें बच्चों की, तो हम वैसे अगर मुंह से उनको कहते रहेंगे कि बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन वो देख रहा है कि अब्बा तो जी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। फिर हम बच्चों को बोलते हैं कि अक्सर मैं देखता हूँ कि आप बच्चों के सामने लोग गालियाँ बक देते हैं, और फिर बच्चा बके तो उसको बेचारे को मार रहे होते हैं। बेसिकली बच्चा एक ऐसी चीज़ है जो आप उसके अंदर डालेंगे वही वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें एक बड़ी तरबियत की बात है, और भी बहुत से पॉइंट हैं। है ना, मुझे ये बताएं कि जो गुस्सा होता है, दम बर्दाश्त हम नहीं करते, ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना प्रॉब्लम करता है? मैं एक बात कहती हूँ कि ये गुस्सा जो सेहत के लिए इतना नुकसानदेह है कि हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है जिससे खून की गर्दिश हो रही है, पूरी बॉडी चल रही है, हमारे हर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ होता है। फिर गुस्सा करने से हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। ग्रेजुअली एंड स्लोली हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी का सब्र आपने देखना है तो उसकी बुराई करके देख लो, जैसे अभी डॉक्टर जुनैरा ने कहा। और हम ऐसे नेगेटिव ऑरा के बीच में रहने शुरू हो जाते हैं क्योंकि बार बार हम गुस्सा कर रहे हैं। बात वही आती है कि आप दूसरों को वही देते हैं जो आप खुद परसीव कर रहे होते हैं। मैं एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हूँ, मैं सारा वक्त सिर्फ गुस्सा कर रही हूँ, तो मेरा मिजाज, मेरी पर्सनालिटी अल्टीमेटली ऐसी बन जाएगी। फिर मैं किसी भी महफिल में जाऊँगी, किसी सोशल सर्कल में जाऊँगी, मैं अपने इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा लेके चल रही हूँगी। ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है। बिल्कुल, मैं लोगों को खुद ऐसे लेना शुरू कर दूंगी कि नहीं, इसने मेरी बुराई कर दी, बेशक उसने ना
ना की हो, तो हम दरगुजर करना इस वक्त बिल्कुल भूल चुके हैं। अच्छा, मेडिकली ये जो बात कहते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, आपको एंजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन होता है, इन सब के पीछे ये वजूहात होती हैं? Exactly. गुस्से का ब्लड प्रेशर से ताल्लुक है? एग्जैक्टली देखिए, मैं मेडिकली और आयुर्वेदा में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि बीमारियां हैं नहीं, हमने बीमारियों को अपने अंदर डाला हुआ है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि ऐसी मैंने तुमको कोई तकलीफ या बीमारी दी ही नहीं है जिसका इलाज ना हो। आजकल हमने डिप्रेशन को एक ऐसी बीमारी बना लिया है जिसका कोई इलाज है नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई बीमारी नहीं है, ये हमने अपने इन्वायरमेंट से ली हुई है, अपने सोशल सर्कल से ली हुई है। हम वो गलत ग़िज़ाएँ खाते हैं जो कि टॉक्सिन्स बन के हमारी बॉडी में ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर हम गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिलकर ट्रिगर करती हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे, वहाँ से हमें हार्ट अटैक होता है, वहीं से किडनी फेलियर होता है, वहीं से लिवर सिरोटिक होता है, वहीं से XYZ तमाम बीमारियाँ होती हैं। आपने बात की ग़िज़ाओं की, तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ जो नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से गुस्सा होता है? कहते हैं मिर्चें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लोग तो खाते हैं, स्पाइसेस जी नहीं, देखिए स्पाइसेस का कुछ इतना बड़ा रोल नहीं है कि स्पाइसेस खाने से आपकी ज़ुबान तीखी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या उन लोगों की ज़ुबान शीरी और मीठी रहती है जो डिजर्ट्स बहुत खाते हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, वो शुगर में गुस्सा और तेज आता है। अच्छा, क्योंकि जो शुगर का जो नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल वो तमाम ग़िज़ाएँ हैं जो कि आर्टिफिशियल ऑयल्स, आर्टिफिशियल जितने प्रिजर्वेटिव का गुस्सा आने में बहुत बड़ा किरदार होता है। क्योंकि जब हम वो प्रिजर्व चीज़ें जो कि शेल्फ़ लाइफ जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, वो जब बहुत कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, और वो चेंजेस केमिकल रिएक्शंस बन के हमारे ब्रेन को अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे सिग्नल्स दे रहे होते हैं जो नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर और इन सब चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। यहाँ फिर हमारी पर्सनालिटी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है। तो यस, आपका जो फूड इनटेक है वो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इम्पैक्ट देता है। अच्छा, ये तो आपने वो चीज़ें बताई जो ठीक है फूड से रिलेटेड हैं, लेकिन आजकल एक बड़ा अहम इशू आजकल क्या है, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जिसमें हम बात करें बेरोजगारी, नौकरियां नहीं है, उसके अलावा आप ये देख रही हैं कि लोगों के साथ स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, 10 तरह के डिफरेंट, ये कितना हमारे उस पे जो हमारी बॉडी है उस पर असर डालता है? ये बहुत ज़्यादा असर देता है। देखिए ना, इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा रोल है किसी भी पर्सनैलिटी को बिगाड़ने में या संवारने में। बिगाड़ने में तो इसका ऐसा असर है कि ऑब्वियसली एक बंदा इतनी डिप्रेशन का शिकार है, इतनी मायूसी का शिकार है, जो कि मायूसी कुफ्र है हमारे मज़हब में, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बट जो आज की जनरेशन है वो ना उम्मीदी का शिकार हो गई, घर से निकलती है, रोज़गार नहीं मिलता, तालीम लेने इदारों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाती हैं तो वहाँ बुली होता है उनको, उनकी पर्सनालिटी पे उंगली उठाई जाती है, XYZ मैनी रीजंस की वजह से। यही सारी वजहें हैं जी जिसकी वजह से माशरे में जो है ना अदम बर्दाश्त पैदा होती जा रही है, लोग बड़ा परेशान होते जा रहे हैं, और इसकी सलूशन पे भी हम बात करेंगे। हमारी बात हो रही थी सुमेरा से। सुमेरा, गुस्सा तब भी आता है जब ऑनलाइन पेज से कुछ मंगाओ कुछ आता कुछ है, तो हम किस तरह ये पहचानें कि जी जो ऑनलाइन पेजेस हैं ये फेक है या फेक नहीं है, क्योंकि दिखता अच्छा है आता बुरा है? बिल्कुल ऐसा होता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है क्योंकि चेक इन बैलेंस नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, और अगर जिस दिन पकड़ने वाले सही आ जाएं तो कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन उससे सबसे ज़्यादा आप आई थिंक क्रिमिनल को उसके उस स्पॉट से पकड़ सकते हो जहाँ पे वो बैठ के मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पकड़ना और ज़्यादा इजी है। लेकिन नहीं है क्योंकि ये सिस्टम्स हमारे पास, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। ठीक है, अक्ल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि आप एक पेज को चेक कर रहे हैं, पहली चीज़ होती है, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप अवॉइड करें, आप कभी भी किसी स्कैमर के और किसी फेक पेज के झांसे में नहीं आ सकते। पहली चीज़ ये कि आपने ये चेक करना है कि रिव्यूज़ सेक्शन पेज के ओपन है या क्लोज है। ठीक है, रिव्यू सेक्शन क्या होता है, जिसमें लोग अपना बताते हैं। एग्जैक्टली, किसी ने कुछ तो परचेजिंग की होगी ना उनसे कभी, तो उनका कोई तो रिव्यू होगा। ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है, एक पेज को अपनी सारी चीज़ें पब्लिक रखनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक से कमा रहे हो, आप अर्न उनसे कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को पब्लिक रखो, आप उसको क्लोज मत करो। अगर कोई पेज उसको बंद रखता है अपने रिव्यू सेक्शन को, मीन्स के कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा लोग लिख सकते हैं जब भी उन्होंने उस ऑप्शन को ही बंद रखा हुआ है। दूसरी चीज़, जो दूसरा ऑप्शन है
वो उसको आपने ये देखना है कि उनके लाइव सेशंस हुए हैं या नहीं। ओरिजिनल वीडियोस तो आप किसी की कोई कॉपी करके भी डाल सकते हो, लाइक आपको किसी ने कोई वीडियो भेजी या आपने किसी के पेज से वो वीडियोस उठा के कॉपी करके अपने पेज पे लगा दिए हैं, तो आप उससे जज नहीं कर सकते। बट लाइव सेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको फेक करके या कुछ भी आप उसके साथ नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। आप कहीं से भी लाइव करो, आप अपने घर से करो, आप अपनी शॉप से करो। अगर आपके पास कोई बड़ा स्पेस नहीं भी है तो आपके घर के अंदर कोई ऐसा हिस्सा होगा, कुछ नहीं है तो आप किसी टेबल पे रख के कोई 10 आइटम्स ऐसे आप दिखा सकते हो। तो अगर कोई पेज लाइव सेशंस को नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपने जिस भी पेज से कोई चीज़ परचेज करते हो तो देखें, चाहे वो पेज कितना भी बड़ा है, लेकिन आप ये देखें ना कि आप उसको पे कर रहे हो। जब आप उसको पे कर रहे होते हो तो आपका राइट बनता है कि आप कोई भी चीज़ रिसीव करते हुए आप मुतमईन रहो, ठीक है। तो उसका एक बड़ा छोटा सा हल है कि आप उनसे कह दें कि आप जो भी प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है, आप उसको डिस्पैच करने से पहले, यानी ज़रूरी तो नहीं कि मेरा कस्टमर मेरे ही शहर का हो कि वो उठ के मेरे पास आएगा, ठीक है, वो किसी भी और शहर का हो सकता है, किसी और कंट्री का हो सकता है। आप उनसे कहें कि आप हमें एक वीडियो बना के भेजें हमारे प्रोडक्ट की, जो भी मैंने सिलेक्ट किया है। तो उससे भी ऑब्वियसली बात है, कोई फेक पेज होगा तो वो आपके लिए वो प्रोडक्ट क्यों रखेगा, और जिस दिन वो रखने लग गया तो उसको फेक बनने की जरूरत नहीं है। सुमेरा, और भी जो भी आपने बातें करी हैं इसमें कुछ सवाल भी हो रहे हैं जो जी, हम जी। ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू Sure. करेंगे, या वक्त एक ब्रेक का ब्रेक